हेलो बडीज, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट एक्सप्रेस सीरीज में अभी तक हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को डिस्कस कर लिया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के पूरे जो 6 चैप्टर हैं, ये सभी चैप्टर का जो एक्सप्रेस सीरीज में रिवीजन है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाके वहां देखिएगा। जेनेटिक्स में हमने छोटे छोटे वीडियोस बनाए क्योंकि जेनेटिक्स का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो जेनेटिक्स के भी 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। आज यहाँ पर जो यूनिट हम स्टार्ट करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और बच्चे को स्पेशली बहुत कठिन लगती है, बायोटेक्नोलॉजी। छोटी सी यूनिट है, 2 चैप्टर यहाँ पर है। पहला है चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और दूसरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इन 2 चैप्टर से मिला के 8 से लेके 15 सवाल आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बहुत बड़ा टॉपिक होने जा रहा है और बहुत ही आसान। जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा उनको अच्छी तरीके से आप रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी यहीं से सबसे ज्यादा होगी। तो एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर 9 हमारे पास है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। यानी हम बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांतों की बात करेंगे और उसके तरीकों के बारे में सीखेंगे, मेथड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। बायोटेक्नोलॉजी, देखो, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। मतलब बहुत आसान सी डेफिनेशन, कोई भी ऐसी टेक्निक जिसमें लिविंग का यूज करें वो क्या है, बायोटेक। किसी भी टेक्निक में, किसी भी तकनीक में अगर लिविंग का यूज किया जा रहा तो उसे क्या कहते हैं, बायोटेक के नाम से हम जानते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, दूध को दही में कौन बदलता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैब कहते हैं इसे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। यानी दूध से दही का बनना बायोटेक्नोलॉजी। भैया बायोटेक्नोलॉजी तो हमारे घर में ही है। तो बहुत बड़ी तोप बायोटेक्नोलॉजी नहीं, बहुत आसान हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है ये। डो से ब्रेड का बनना, ईस्ट ये काम करता है, ये भी बायोटेक, क्योंकि ईस्ट एक लिविंग है। ग्रेप जूस से वाइन बनाया था, ये भी ईस्ट करता है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी जीन की सिंथेसिस करना और उसे यूज करना, ये भी बायोटेक का एग्जाम्पल है। किसी डिफेक्टिव जीन का करेक्शन करना, जिसे आप जीन थेरेपी के नाम से जानते हैं, ये भी बायोटेक का एग्जाम्पल है। 5 एग्जाम्पल हो चुके हैं। छठा एग्जाम्पल, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप पढ़ते हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम किसी डीएनए वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, कोई डीएनए वैक्सीन आप जानते हैं, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन। अगर डीएनए की वैक्सीन को डेवलप करते हैं तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन का एक एग्जांपल आपके सिलेबस में है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जिसे ईस्ट में बनाया गया था और उसको बनाने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। तो ये जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 3 यहां पर, 3, 2, 5, 2, 7, ये एग्जाम्पल हो गए बायोटेक। ठीक है। अब बायोटेक में उन प्रोसेस को भी इंक्लूड करते हैं जिसमें या तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करें, जैसे यहां पर हमने ये जो प्रोसेस उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया। लेकिन अगर किसी मेथड में हम लिविंग के द्वारा बनाए गए एंजाइम का भी यूज कर लें तो भी बायोटेक कहलाएगा। या फिर अगर हम जीएमओ का यूज करते हैं, जीएमओ इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके जीन में जानबूझकर बदलाव किया गया हो, डेलिबरेट मैनिपुलेशन इन ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम जीएमओ के नाम से जानते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे बीटी कॉटन का नाम आपने सुना होगा, तो बीटी कॉटन एक जीएमओ का एग्जाम्पल है, उसके जीन में कुछ बदलाव किया गया है। तो जीएमओ का अगर यूज करते हैं तो ये भी बायोटेक कहलाएगा। ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो ईएफबी के द्वारा दी गई है। ईएफबी क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बायोटेक की डेफिनेशन दी गई है। और इस डेफिनेशन में जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी है और जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, दोनों को इंक्लूड किया गया है। क्या कहती है डेफिनेशन, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस with organism cells parts thereof molecular analog for products and services। करें किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, जैसे अगर दूध से दही बन रहा तो दही एक प्रोडक्ट मिल रहा है,
आप कहें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम प्रोडक्ट है या सर्विस है? क्या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में कोई प्रोडक्ट हमें मिलता है? बच्चे कहते हैं हाँ सर बेबी मिलता तो है। अबे बेबी कोई प्रोडक्ट थोड़ी है। तुम्हारे मम्मी पापा कभी तुमको कहते हैं कि ये देखो मेरा प्रोडक्ट जा रहा है? कहते ये देखो मेरा लाल जा रहा है, मेरा पीला जा रहा है, मेरा बेटा जा रहा है ना, मेरा राजा जा रहा है, मेरी ये परी जा रही स्कूटी से, है ना। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, एक टाइप की सर्विस है। जैसे डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है तो एक टाइप की सर्विस है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी एक सर्विस है, ये कोई प्रोडक्ट मैं नहीं दे रहा हूं। लेकिन दूध से दही का बनना, उसमें तो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अगर हम नेचुरल साइंस के साथ, नेचुरल साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दीज आर द नेचुरल साइंसेज, इनके साथ अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म की किसी सेल को, सेल के किसी पार्ट को, या मॉलिक्यूलर एनालॉग, ये मॉलिक्यूलर एनालॉग क्या है? जैसे मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब है जैसे एक हार्मोन है एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन हार्मोन तो नेचुरली पाया जाता है, लेकिन जब हम लैब में या जब दवाइयों में इसका यूज करते हैं तो एस्ट्राडायोल नाम का कंपाउंड बनाते हैं। एस्ट्राडायोल एनसीईआरटी में आपको दिया भी गया, मैंने आपको जब केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था वहां पर बताया भी था। एस्ट्राडायोल स्टेरॉयड हार्मोन होता है। तो एस्ट्राडायोल जो है वो एक मॉलिक्यूलर एनालॉग है किसका? एस्ट्रोजन का। जैसे प्रोजेस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन का मॉलिक्यूलर एनालॉग है। तो हम एंजाइम के अगर मॉलिक्यूलर एनालॉग का यूज करते हैं अपने फायदे के लिए तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा माना जाएगा। ये तो कुछ टेक्निकल बात हो गई। अब ये पॉइंट आप चाहो तो याद कर लो, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग हैं, एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ है। अब करें कि दो ऐसी हमारे पास कोर टेक्निक है जिससे मॉडर्न बायोटेक का जन्म हुआ है। जो आधुनिक हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, इसका जो जन्म है ये दो कोर टेक्निक के द्वारा हुआ है। पहली कोर टेक्निक क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? डेलिबरेट मैनिपुलेशन इन न्यूक्लिक एसिड। अगर हम डीएनए में या किसी जेनेटिक मटेरियल में जानबूझकर कोई बदलाव करते हैं तो इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस। हम लैब में एक ऐसा एम्बियंस, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें केवल जो डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करें, अनडिजायरेबल माइक्रोब ग्रो ना करें। क्लियर? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, दीज आर द टू कोर टेक्निक दैट लीड टू द बर्थ ऑफ द मॉडर्न बायोटेक। अब बायोटेक आपको हो चाहे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हो, चाहे आरडीएनए टेक्नोलॉजी को हो, या फिर आप सिंपली आरडीटी भी से कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है देखो जरा। जैसे मान लो कि ई कोलाई बैक्टीरिया है और ई कोलाई बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड है। हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड को यहां से काटा और इसका इतना हिस्सा रिमूव कर दिया, और इसके साथ हमने जो ह्यूमन का ये डीएनए है, ये ह्यूमन का डीएनए ले जाके यहां पर लगा दिया। तो हमने बैक्टीरिया के डीएनए के साथ ह्यूमन का डीएनए जोड़ दिया। दो अलग अलग सोर्स के डीएनए को अगर आपस में जोड़ते हैं तो एक नया डीएनए बनता है, और उस नए डीएनए को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। दिस इज द प्लाज्मिड और वेक्टर डीएनए, दिस इज द ह्यूमन डीएनए, और दोनों को जोड़ दिया गया तो इससे आरडीएनए का फॉर्मेशन हो गया। और अगर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट के अंदर डाल दिया जाए, अगर किसी होस्ट के अंदर डाल दिया जाए तो इस होस्ट के अंदर ये जो हमने ह्यूमन का डीएनए डाला उसे हम इंसुलिन जीन कह सकते हैं। और ये जो इंसुलिन जीन है बेटा, इस इंसुलिन जीन के द्वारा ये जो बैक्टीरिया होस्ट है ये इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन कर सकता है। सर इंसुलिन की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक बीमारी मैंने आपको पढ़ाई थी, डायबिटीज मेलेटस, जिसका कारण था इंसुलिन डेफिशिएंसी। इंसुलिन की कमी से बीमारी होती है। दुनिया भर में लाखों करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। और इस इंसुलिन को एली लिली नाम की अमेरिकन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है उसी की सारी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं बायोटेक पढ़ने के लिए, पहला चैप्टर जो बायोटेक का है ना, इसको पढ़ने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हम इंसुलिन हार्मोन बनाना चाह रहे हैं दुनिया भर के उन लाखों पेशेंट के लिए जो डायबिटीज या शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं, डायबिटीज मेलेटस से, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस भी तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं,
सिंपली जब डायबिटीज बोलेंगे तो क्या समझोगे, डायबिटीज मेलिटस ही समझोगे, इंसिपिडस आप नहीं समझोगे जब तक बोला ना चाहे। इसी को शुगर की बीमारी भी कहते हैं कि उनको शुगर हो गया, है ना। तो अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है हम इसको लैब में बनाना चाहते हैं, और इंसुलिन हार्मोन को बनाने वाला इंसुलिन जीन होगा, और इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिला के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर डाल दिया गया। अब होस्ट के अंदर ये जो इंसुलिन जीन है ये इंसुलिन हार्मोन को बनाएगा। यही हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। टूल्स क्या चाहिए हमें भाई? भाई अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने के लिए क्या टूल चाहिए? कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, ये सब टूल हैं। इरेजर, कटर, शार्पनर, है ना, ये सब टूल्स हो जाते हैं। खेती करनी है तो खेती करने के लिए खुरपा, हसिया, बैल, ट्रैक्टर, हल, ये सब चीजें चाहिए। इंजन, है ना, जो पंप होता है सिंचाई करने के लिए। तो हर काम करने के लिए टूल की जरूरत है। तो ये टूल हमें, टूल मतलब औजार क्या चाहिए? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें 5 टूल चाहिए। एक होस्ट चाहिए जिसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालें। एक वेक्टर चाहिए जिसके साथ हम एक डीएनए को जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएं। इसके अलावा 3 एंजाइम हमको चाहिए बेटा। एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करने के लिए, क्योंकि अगर हमें किसी डीएनए के साथ, प्लाज्मिड के साथ ह्यूमन डीएनए को जोड़ना है तो कट भी करना पड़े, काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, फिर जोड़ना भी पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर इस डीएनए को, ह्यूमन डीएनए को और बैक्टीरिया के डीएनए को जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, तो जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम चाहिए। और पॉलीमरेज एंजाइम तो आप जानते ही हैं, पॉलीमरेज एंजाइम का काम होता है रेप्लिकेशन में। तो होस्ट चाहिए, वेक्टर चाहिए, 3 एंजाइम चाहिए। 3 एंजाइम कौन कौन से? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज एंजाइम एंड पॉलीमरेज एंजाइम। अब अगर हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, अगर हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो हमें 3 बेसिक स्टेप फॉलो करने होंगे। 3 बेसिक स्टेप कैसे याद करेंगे? IIM से मैंने याद कराया था। बोलो ज्ञान बाबा की जय। IIM, आई फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर डीएनए। आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना। जैसे अगर हम इंसुलिन हार्मोन बनाना चाहते हैं तो हमें इंसुलिन जीन की पहचान करनी होगी। इंसुलिन हार्मोन को बनाने के लिए जो इंसुलिन जीन है वो डिजायर डीएनए कहलाएगा। तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना। फिर दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर डीएनए इनटू द होस्ट। उस डिजायर डीएनए को कैसे होस्ट के अंदर डाला जाए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के, ये दूसरा स्टेप होगा। IIM इज द मेंटेनेंस ऑफ डिजायर डीएनए इन द प्रोजेनी। और जिस होस्ट के अंदर डाला गया है डिजायर डीएनए, उसकी प्रोजेनी के अंदर भी इस डिजायर डीएनए को मेंटेन रखा जाए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिले, ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन मिले। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग RDT बोलेंगे, RDT के स्टेप कौन से हैं? एक बात और ध्यान रखना आप लोग बेटा, कि ये जो चैप्टर यहाँ पर हमने थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया है। मतलब एनसीईआरटी में टॉपिक बहुत रैंडम दिया हुआ है, सब कुछ आप पढ़ लेते तब वो स्टेप पढ़ाता, हम शुरुआत में स्टेप लेके चल रहे हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी RDT में 7 स्टेप होंगे। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अगर हम इंसुलिन हार्मोन बनाना चाहते तो हमें इंसुलिन जीन चाहिए, और जो इंसुलिन जीन है वो इंसुलिन जीन हमारे 2 मीटर लंबे डीएनए के ऊपर है। तो सबसे पहले हम सेल के न्यूक्लियस से डीएनए को निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब ये जो 2 मीटर लंबा डीएनए हमारा है बेटा, इस पे 30,000 जीन है और इंसुलिन जीन हमें चाहिए। तो इंसुलिन जीन को निकालने के लिए हमें डीएनए के टुकड़े करने होंगे। तो फ्रेगमेंटेशन और डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, RE भी कहते हैं, है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, RE। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है, मतलब RE काटने का काम करती है, RE काटने का काम करती है। तीसरा, आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए बाय एग्रोजिल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब हमने उस 2 मीटर लंबे डीएनए के हजारों टुकड़े कर दिए तो हमारा डिजायर डीएनए खो गया। अब खो गया तो उसको हमें अलग करना है। तो आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए बाय एग्रोजिल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये सारे टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समराइज कर रहा हूं मैं केवल। फिर उसके बाद जब हमें डिजायर डीएनए मिल जाएगा तो उसे हम वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, लाइगेशन ऑफ डिजायर डीएनए टू वेक्टर। और जैसे ही जोड़ेंगे वैसे क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। चौथा स्टेप जो उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर
अब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, तो पांचवा स्टेप है ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। फिर अब जो होस्ट है, हमें ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो हम होस्ट को लार्ज स्केल पे कल्चर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिले और दुनिया भर के डायबिटीज पेशेंट को हम ट्रीट कर पाए। तो हम कल्चर करेंगे और कल्चर करने के बाद लास्ट स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट। हमने डिजायर प्रोडक्ट क्या मान रखा है? इंसुलिन हार्मोन। डिजायर डीएनए क्या मान रखा है? इंसुलिन जीन। तो यही हमारी कहानी है, इसी पर पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो पहला अगर वर्ड आप ध्यान दो, पहला जो स्टेप हमारे पास है आइसोलेशन, दूसरा हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा स्टेप है आइसोलेशन, चौथा जो स्टेप है लाइगेशन, पांचवा जो स्टेप हमारे पास है वो है ट्रांसफरिंग, छठा स्टेप है हमारे पास कल्चरिंग और सातवां स्टेप है एक्सट्रैक्शन, जिसे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग भी कहते हैं। तो स्टेप 1 से शुरू करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए को आइसोलेट कहां से करना है? या तो हम एनिमल सेल से करेंगे, या प्लांट सेल से करेंगे, बैक्टीरियल सेल से करेंगे, फंगल सेल से करेंगे। अब फंजाई की अगर सेल से हम डीएनए निकालना चाहते हो तो सबसे बाहर क्या है बेटा? सेल वॉल। और सेल वॉल काइटिन की बनी तो काइटिनेज एंजाइम यूज करेंगे। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी तो उसको तोड़ने के लिए सेलुलेज एंजाइम यूज करेंगे। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन या पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बनी तो उसको तोड़ने के लिए लाइसोजाइम का यूज करेंगे। और एनिमल सेल में सेल वॉल तो होती नहीं, सेल मेम्ब्रेन तो तोड़नी पड़ेगी ना। और सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो इनको भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज, लिपिड के लिए लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेज। और डीएनए प्योर चाहिए तो आरएनए भी डाइजेस्ट कर दो आरएनएज के द्वारा, राइबोन्यूक्लिएज कहते हैं। लेकिन डीएनएज मत यूज कर लेना चाचा, क्योंकि डीएनए ही चाहिए। डीएनए डाइजेस्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा? डीएनए डाइजेस्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा? हाँ हाँ, कई लोग कह रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा। अरे कुछ तो मिलेगा। डीएनए डाइजेस्ट करोगे तो न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, क्योंकि डीएनए बना किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से। जब हम डाइजेस्ट कर देंगे तो हमें जो डीएनए मिलेगा बेटा, उस डीएनए को हम प्रेसिपिटेट कराएंगे चिल्ड इथेनॉल में। इथेनॉल जानते हो ना, C2H5OH। और यही तो दारू होती है, वाइन, बियर, बिस्की, ब्रांडी, रम, यही इथेनॉल है। और चिल्ड चाहिए मतलब ये डीएनए बहुत ही शौकीन है। चिल्ड इथेनॉल मतलब ठंडी दारू चाहिए इसको। वाह बेटे, ठंडा पौवा। तो चिल्ड इथेनॉल में डालेंगे और ये चिल्ड इथेनॉल में डालने पर डीएनए देखो प्रेसिपिटेट हो गया यहाँ पर। और प्रेसिपिटेट जब हो जाएगा ये, तो इसको बाहर निकालेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूलिंग। खूब सवाल आया नीट में, खूब। चिल्ड इथेनॉल का सवाल आया है, पूछा गया किसको प्रेसिपिटेट कराएंगे? डीएनए को निकालने को क्या कहेंगे? स्पूलिंग कहेंगे। और एक चीज और ध्यान दीजिए, न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर हैं, सबका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड। मैं डीएनए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कुछ वायरस में आरएनए भी है। तो मैं कह रहा हूं न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। सेकंड टॉपिक इज फ्रेगमेंटेशन और डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय द आरई। अब आरई की थोड़ी सी कहानी समझते हैं। आरई मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। 1963 में इश्चर्चिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया में साइंटिस्ट को दो एंजाइम का पता चला। पहला जो एंजाइम था वो मिथाइल ग्रुप डीएनए पर ऐड करता था, उस एंजाइम को मिथाइलेज कहा गया, जिसका जिक्र एनसीईआरटी ने किया नहीं है। दूसरा जो एंजाइम था वो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे काटता था, इसी का नाम आरई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रखा गया। अब जो एंडोन्यूक्लिएज है वो बिलोंग करता है न्यूक्लिएजेस के क्लास से। न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? ये जो डीएनए होता है, डीएनए के एक एंड से न्यूक्लियोटाइड को काट काट के रिमूव करता जाता है। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस, दिस कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन विद इन डीएनए। ये डीएनए को किसी विशेष जगह पर कट करता है। कौन सी विशेष जगह, वही हमें जाननी है। उस विशेष जगह को कहते हैं रिकॉग्निशन साइट। क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट के नाम से जानते हैं। सवाल ये उठता है कि रिकॉग्निशन साइट की पहचान कैसे करेंगे? तो रिकॉग्निशन साइट की पहचान करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने। 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से पता लगाए जा चुके हैं। कहने का मतलब है 230 तरह के बैक्टीरिया से 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पता लगाए जा चुके हैं। लेकिन जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था वो था
HIN-D2 पढ़ने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। HIN-D2, और ये जो एंजाइम है ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आरडी नाम के बैक्टीरिया से मिला था। एक चीज और क्लियर कर लो बेटा कि जितने भी आरी हैं सारे बैक्टीरिया से मिलते हैं, मतलब वायरस, फंजाई, प्लांट या एनिमल सेल के पास आरी नहीं होते हैं। हा 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 हा, जल ही जीवन है भाई, समझे। तो ये जो हीमोफिलस लिखा है बेटा ये तो जीनस हो गया, इन्फ्लुएंजी जो है ये तो हो गया स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज, और उसके बाद जो आरडी है बेटा वो आरडी क्या हो गया, स्ट्रेन। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आरडी नाम के बैक्टीरियल स्ट्रेन से पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पता चला जिसका नाम है HIN-D2। इस एंजाइम के बाद हमें 900 से ज्यादा एंजाइम और पता चल चुके हैं। अब एंजाइम का नाम कैसे रखते हैं बेटा, एंजाइम का जो नाम होता है उस नाम कैसे, एक एंजाइम मेरे पास और है EcoR1, एंजाइम के नाम का जो पहला लेटर होता है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ई पहला लेटर है, तो ई जो पहला, अच्छा EcoR1 जो एंजाइम है ये इश्चरिचिया कोलाई RY13 नाम के बैक्टीरिया से मिला, जहां पर इश्चरिचिया जीनस है, कोलाई स्पीसीज है और RY13 स्ट्रेन। इस बैक्टीरिया के अंदर EcoR1 नाम के एंजाइम का पता चला। नाम कैसे EcoR1 पड़ा, नाम का जो पहला लेटर जैसे यहाँ ई है तो पहला लेटर जो होता है वो जीनस से आता है। अब आप जीनस देखो, इश्चरिचिया जीनस है तो पहला जो लेटर ई है वही एंजाइम के नाम का पहला लेटर है। फिर दूसरा और तीसरा जो लेटर होता है, सेकेंड एंड थर्ड लेटर, ये स्पीसीज के नाम से आता है। स्पीसीज है कोलाई तो CO ले लिया गया, देखो इको बन गया। चौथा जो लेटर होता है एंजाइम के नाम का वो स्ट्रेन से आता है, स्ट्रेन है RY13, चौथा लेटर है देखो आर आ गया, यहां से EcoR बन गया। और उसके बाद जो आई ये नहीं 1 है, EcoR1, 1 जो है रोमन नंबर है और रोमन नंबर बताता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। जैसे यहां पर देखो आप HIN-D2, तो नाम का पहला जो लेटर है वो जीनस के नाम से आया, दूसरा तीसरा जो लेटर है वो स्पीसीज के नाम से आया, इन्फ्लुएंजी से। अगला जो लेटर है वो स्ट्रेन के नाम से लिया गया। अब आर स्ट्रेन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि आर यहां पर पहले स्ट्रेन में से यूज कर लिया गया था, तो अगर यहां भी आर यूज कर लेते तो कंफ्यूजन होता। अगर यहां भी HIN आर रख लेते नाम तो आर से पता ही नहीं चलता कि RY13 की बात कर रहे हैं कि RD की बात कर रहे हैं। और टू तो आप जान रहे रोमन नंबर है जो बताता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को। तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ आरई कि कैसे नाम रखा जाता है। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो बात में बता रहा था कि 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पता लगाए जा चुके हैं 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। अच्छा, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम है उस नाम का मतलब भी समझ लो, ये भी पूछा गया एग्जाम में कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या है। तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब कि ये जो एंजाइम है, ये जो दो एंजाइम है, ये एंजाइम एक्चुअली बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, बैक्टीरियल वायरस, ये दोनों एंजाइम बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसलिए इनका नाम रिस्ट्रिक्शन रखा गया। एंडोन्यूक्लियस इसलिए क्योंकि ये डीएनए को एक विशेष जगह पर काटते हैं और उस विशेष जगह को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। लेकिन उस रिकॉग्निशन साइट को कैसे एंजाइम जान पाएगा कि मेरी रिकॉग्निशन साइट कौन सी है, कहां पर मैं काटूंगा। तो रिकॉग्निशन साइट की पहचान करता है अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस के द्वारा। हर एंजाइम का एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। जैसे EcoR1 का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है बेटा वो 6 बेस पेयर का बना हुआ है। आप 5 प्राइम से चलोगे तो GAATTC, एक स्ट्रैंड डीएनए का, दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम से चलो तो GAATTC। इसे पैलिंड्रोम कहते हैं। पैलिंड्रोम पढ़ने के लिए दोनों स्ट्रैंड को यूज करना है और पोलैरिटी नहीं बदलनी है। अगर 5 से चलोगे 3 की तरफ तो दोनों स्ट्रैंड पे 5 से 3 चलोगे तो पैलिंड्रोम मिलेगा। पैलिंड्रोम उसे कहते हैं, जैसे कनक हो गया, जलज हो गया, पैलिंड्रोम होते हैं। मलयालम हो गया है ना, ये पैलिंड्रोम बनाते हैं। पैलिंड्रोम उन्हें कहते हैं जो वर्ड आगे से और पीछे से पढ़ने पर सेम मीनिंग देते हो, उन्हें पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है ये पैलिंड्रोमिक होता है, जो 6 बेस पेयर का बना होता है और स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब
अलग अलग आरई का अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। ये जो GAATTC आप याद कर रहे हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये केवल EcoR1 का है। अगर 900 आरई है तो 900 एंजाइम के लिए 900 अलग अलग तरह के रिकॉग्निशन सीक्वेंस होंगे। इन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में से आपको 9 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम याद करने। कितने एंजाइम? 9 आरई याद करने। और बताओ रिकॉग्निशन सीक्वेंस कितने याद करने होंगे? अगर 9 एंजाइम याद करने हैं तो आरई, अगर 9 याद करने हैं तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस कितने याद करने हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस केवल एक आपको याद करना है जो आपके सामने है। HindE2 एंजाइम आपको कितने पता चल चुके हैं? आरई आपको 900 में से 2 पता चल चुके हैं, HindE2 एंड EcoR1। 7 और बताऊंगा 9 याद करने 900 में से। रिकॉग्निशन सीक्वेंस एक ही है बस, EcoR1 का। यही दिया गया, यही पूछेगा हमेशा, हर साल लगभग आता भी। HindE2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या पता नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि HindE2 का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा इससे अलग होगा, स्पेसिफिक होगा और 6 बेस पेयर का बना होगा। आप देख लो 6 बेस पेयर यहां पर है, या 12 बेसेस आप बोल सकते हो। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस डीएनए में एक विशेष जगह पर होता है और जिस जगह पर ये सीक्वेंस होगा उस जगह को रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट बोलेंगे। और इस जगह पर सीक्वेंस आपको जो मिलेगा वो 6 बेस पेयर का बना होगा और अलग अलग एंजाइम का अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा। ठीक है, आप समझते हैं कि आरई काम कैसे करता है, कैसे काटता है। तो जब आरई को काटना होता है डीएनए को, तो सबसे पहला काम ये इंस्पेक्शन करता है। जैसे हमने EcoR1 एंजाइम का यूज किया, तो EcoR1 ये 2 मीटर मान लो लंबा डीएनए है, तो इस 2 मीटर लंबे डीएनए की पहले पूरी जांच पड़ताल करेगा। और क्या जांच करेगा? ये जांच करेगा कहां पर इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। मान लो इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस 3 जगह पर मिला, तो 3 जगह बाइंड करेगा और 3 जगह काट देगा। समझे? तो पहला काम इंस्पेक्शन। पहले आरई पूरे डीएनए की पूरी लेंथ में इंस्पेक्शन कर लेता है और फिर जहां जहां उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलता है वहां से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को काट देता है। यह भी ध्यान रखना है, आरई केवल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को काट सकता है, क्योंकि अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लोगे तो पैलिंड्रोम नहीं बनेगा। पैलिंड्रोम बनाने के लिए दोनों स्ट्रैंड यूज करने हैं आपको। जैसे चारगाफ का नियम केवल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए, वैसे ही जो आरई है ये भी केवल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही काटता है। उसकी बैकबोन को काटता है नहीं, सुगर फॉस्फेट बैकबोन जो होता है उसे काटता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी आप कह सकते हो। अब आप देखो यहाँ पर 2 डीएनए मैंने दिखाए, एक वेक्टर डीएनए दिखाया है और एक फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए जो है बेटा ना, इसे फॉरेन डीएनए कह लो, डिजायर डीएनए कह लो, सोर्स डीएनए कह लो, एलियन डीएनए कह लो, सब एक ही बात है। और इस फॉरेन डीएनए को हमने क्या मान रखा है? इंसुलिन जीन मान रखा है, या नाम लिखे हुए हैं, डिजायर्ड, एलियन, सोर्स, फॉरेन डीएनए, जो आपका मन हो आप कह लो इसको। ठीक है, तो क्या किया गया देखो, आप वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए दोनों को काटने के लिए सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना है। जैसे यहां इन दोनों को काटने के लिए मैंने EcoR1 यूज किया, तो मैंने आपको दोनों ही डीएनए में वही आपको रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिखाया हुआ है EcoR1 का, GAATTC। अब फिर एनसीईआरटी क्या कहता है कि जो आरई होता है वो पैलिंड्रोम के सेंटर से, पैलिंड्रोम का सेंटर आप देखो तो ये सेंटर आपको मिला, 3 बेस पेयर इधर 3 इधर, सेंटर हो गया पैलिंड्रोम का। पैलिंड्रोम के सेंटर से थोड़ा सा अवे काटता है, सेंटर से नहीं काटेगा, अवे काटेगा। और अवे जो काटेगा वो G और A के बीच में। ये केवल EcoR1 की बात हो रही कि EcoR1 G और A के बीच काटता है। EcoR1 G और A के बीच में कट करता है, लेकिन G और A के बीच में कब काटेगा? जब सीक्वेंस GAATTC मिलेगा तभी काटेगा। तो इसने काट दिया, देखो यहां से G और A के बीच में काटा, इतना पार्ट हमने हटाया, G बचा है यहाँ पर, इसके बाद का पार्ट हटा दिया, यहां से G को निकाल दिया, इतना पार्ट बचा। इधर देखो G और A के बीच में काटा, G इधर से उड़ा दिया, और इधर G और A के बीच में काटा तो G के बाद इधर का पार्ट उड़ा दिया। अब आप देखो ये जो यहाँ पर बचा हुआ है AATT, ये सिंगल स्टैंडर्ड रीजन है। यहां पर भी AATT बचा हुआ, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड रीजन है। ये जो सिंगल स्टैंडर्ड पार्ट बचे हैं स्टिकी एंड कहते हैं। और ये जो स्टिकी एंड होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अगर इनको एक दूसरे के पास में रखो आप, तो आप देख सकते हो कि इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और डीएनए लाइगेज एंजाइम फिर दोनों जो डीएनए है अलग अलग सोर्स के, एक वेक्टर डीएनए दूसरा डिजायर डीएनए, दोनों को आपस में उनकी बैकबोन को जोड़ देता है। और 2 अलग अलग डीएनए मिले, 2 अलग अलग जातियों के डीएनए हैं, इसलिए क्या बना?
रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कलरफुल भी मैंने आपको दिखाया है तो आसानी से आपको पहचान में आ रहा है। एक चीज और ध्यान रखो, अगर सेंटर से काट दिया जाए तो स्टिकी एंड ही नहीं बनेगा, तो जुड़ेगा कैसे फिर? तो अभी नीट में सवाल आया था लास्ट ईयर, नीट में सवाल ये पूछा था कि स्टिकी एंड का जो जब आरी काम करता है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब काम करता है तो स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होता है। आरी जब डीएनए को कट करता है तो स्टिकी एंड बनते हैं, और इसका रीजन बताया था उसने, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सेंटर से अवे काटता है। बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, स्टिकी एंड इसीलिए बनते हैं क्योंकि सेंटर से अवे काट रहा है। अगर सेंटर पे काट दोगे तो स्टिकी एंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन एक एंजाइम है EcoR5 जो कि सेंटर से काट देता है, और सेंटर से काटेगा तो ब्लंट एंड बन जाते हैं। कैसे एंड बन जाते हैं? ब्लंट एंड। नीट 16 में सवाल पूछा था आपसे। तो EcoR1 एक ऐसा एंजाइम है जो सेंटर से काटता है, जिससे ब्लंट एंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये स्टिकी एंड नहीं बनाता है। बाकी जो एंजाइम है बेटा वो स्टिकी एंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन के प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए, कि कितना कट हो गया है इसको पता करने के लिए एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। तो ये सेकंड टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया बेटा, फ्रेगमेंटेशन और डाइजेशन ऑफ डीएनए बाई आरई। अब जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने वो डीएनए काट दिया तो हमारा जो इंसुलिन जीन है डिजायर्ड डीएनए खो गया, तो उससे अब बाकी टुकड़ों से अलग करेंगे। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। डिजायर्ड डीएनए क्या है? इंसुलिन जीन। और उसको अलग कैसे करेंगे? एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। कैसे? एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा उसको अलग करेंगे। ठीक, अब देखो जरा, एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास एक एग्रोज प्लेट आपको दिखाई गई जिसके अंदर एग्रोज जेल भर दिया गया बेटा, और एग्रोज जेल भरने के बाद यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया। अब इधर आप वेल देख रहे हैं, ये वेल है जहां पर डीएनए को भरा गया है, और डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है, तो डीएनए को जिन वेल में भरा गया वेल की तरफ कैथोड यानी निगेटिव चार्ज है, और अपोजिट साइड में एनोड यानी पॉजिटिव चार्ज है। अब आप जानते हैं डीएनए भी निगेटिव, कैथोड भी निगेटिव, तो इसको रिपेल करेगा, तो जो जेल है उसके थ्रू मूव करेंगे डीएनए के टुकड़े एनोड की तरफ। अब डीएनए का सीधी सी बात है यार कि यहां पर कुछ मोटे मतलब कुछ बड़े डीएनए के टुकड़े, कुछ छोटे डीएनए के टुकड़े हैं। मोटे आदमी दुबले आदमी दोनों से कहा भैया तैरो इसके अंदर, तो कौन आसानी से तैरेगा? जो दुबला पतला हो वो तैर के दूर चला जाएगा, मोटा आदमी वहीं हपता रहेगा, है ना। तो अब डीएनए का जो टुकड़ा जितना छोटा होगा वेल से उतनी दूर तक मूव करेगा, मतलब एनोड की तरफ पहुंच जाएगा, और जितना बड़ा टुकड़ा होगा वो वेल के उतना ही पास है, कैथोड के उतने पास रह जाएगा। एग्जाम में नीट में सवाल पूछा गया कि डीएनए फ्रेगमेंट को किधर भरते हैं वेल के अंदर, तो कैथोड की तरफ। डीएनए मूव किधर करते हैं? एनोड की तरफ, बिकॉज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एंड स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फारदेस्ट इट्स मूव। जितना छोटा साइज होगा डीएनए का उतनी ही ज्यादा दूर तक मूव करेगा। ये भी खूब नीट में सवाल पूछा गया है। और जो एग्रोज जेल भरते हैं, एग्रोज जेल जो है ये नेचुरल पॉलीमर है जो कि सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये भी पूछा गया। और साथ ही साथ एग्रोज जेल की जो डेंसिटी है वो भी प्रभावित करेगी कि मूवमेंट कितना हो रहा है। डेंसिटी जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओगे मूवमेंट उतना कम हो जाएगा, और डेंसिटी जितनी कम होगी मूवमेंट उतना ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, तालाब में अगर पानी भरा है, दूसरे तालाब में तेल भरा है सरसों का, तो आप जानते हैं कि पानी में तैरना आसान होगा, तेल में चलना बहुत कठिन होगा। डेंसिटी बढ़ाते जाओगे मूवमेंट कम होता जाएगा। फिर अब ये जब डीएनए के टुकड़े अलग हो गए तो हमारा जो डिजायर डीएनए है बेटा, उस डिजायर डीएनए को हम लोग कैसे अलग करेंगे? उसके पहले हम लोग वहां पर क्या करेंगे? स्टेन करेंगे। स्टेन करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड नाम के स्टेन से डीएनए को स्टेन करेंगे। स्टेन करने पर भी डीएनए दिखाई नहीं देगा जब तक यूवी लाइट नहीं डालेंगे। तो पहले डीएनए को स्टेन करेंगे, फिर यूवी लाइट डालेंगे, तब आपको डीएनए दिखाई देंगे। कैसे? ब्राइट ऑरेंज कलर, खूब पूछा गया नीट में सवाल। ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए के बैंड नजर आएंगे, और इन बैंड को जो हमारा डिजायर डीएनए इनमें से होगा, उस डिजायर डीएनए को हम इल्यूजन नाम के प्रोसेस के द्वारा यहां से निकालेंगे। ध्यान देना, जब हमने वो चिल्ड इथेनॉल से डीएनए को निकाला था तो उसे हमने कहा था स्पूलिंग, लेकिन जब हम यहां पर एग्रोज प्लेट से डीएनए को निकालेंगे दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। क्लियर इतनी बात?
कुछ समझ आ रहा है भाई तुम लोगों को? ध्यान ये भी देना है कि अगर हमने स्टेन करके और विजिबल लाइट में देखा तब भी डीएनए दिखाई नहीं देगा, और अगर हमने स्टेन नहीं किया और हमने यूवी लाइट डाली तब भी नहीं दिखाई देगा। मतलब दोनों काम करने हैं, स्टेन भी करना है और फिर यूवी लाइट, दोनों डालनी। अगर एक भी चीज आप भूल गए तो डीएनए आपको नजर नहीं आएगा, ये ऑरेंज कलर के बैंड आएंगे नहीं आपको। अब एक काम और हमें करना है कि डीएनए की कॉपीज हमें बना लेनी। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए खूब पूछा गया है। पीसीआर के द्वारा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम डीएनए के एम्प्लीफिकेशन करेंगे। 3 स्टेप में काम करते हैं, डिनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। ये स्टेप ही पूछा गया नीट में 2 बार, डिनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। जो डिनेचुरेशन है, डिनेचुरेशन में क्या करते हैं बेटा? डिनेचुरेशन का मतलब है कि टेम्परेचर 70 डिग्री कर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है डीएनए के वो टूट जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड आर वीक बॉन्ड और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। दूसरे स्टेप में एनिलिंग करने, एनिलिंग में क्या करते हैं? प्राइमर को 3 प्राइम एंड पे जोड़ देते हैं और फिर एक्सटेंशन कर देते हैं। एक्सटेंशन करने से एक डीएनए से दो हमारे डीएनए बन जाते हैं। यह एम्प्लीफिकेशन। अच्छा, जो जब एक्सटेंशन करते हैं तो वहां पर न्यूक्लियोटाइड, यानी जो डीएनए बना रहे हैं ना, तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के बनाएंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड प्लस डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे। जो डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 40 डिग्री के ऊपर डिनेचर हो जाएगा। और ये जो पीसीआर नाम की मशीन है, यहाँ पर टेम्परेचर 70 डिग्री के ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पर एक एंजाइम यूज करेंगे, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है, थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। उसे थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस से टी लिया गया, एक्वेटिकस से क्यू लिया गया। थर्मस एक्वेटिकस नाम के थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से इस एंजाइम को आइसोलेट किया जाता है। और अगर हम इस साइकिल को एक बार चलाएं तो एक डीएनए से 2 बनेंगे, 2 बार में 4, 3 बार में 8, 4 बार में 16 और 30 बार में 1 बिलियन कॉपी बन जाएंगी। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, 1 अरब कॉपी बन जाएंगी। अब डीएनए, डिजायर्ड डीएनए की कॉपी बन गई तो हम लाइगेशन कर लेते हैं। लाइगेशन किसके साथ करेंगे? वेक्टर के साथ। और जब लाइगेशन करेंगे बेटा डिजायर्ड डीएनए का वेक्टर के साथ में, तभी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो एक्चुअली हम दूसरे स्टेप में बना ही चुके हैं। तो हम जरा वेक्टर के बारे में जानते हैं कि भैया वेक्टर कौन कौन हो सकता है। तो सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो कोहेन एंड बोयर नाम के साइंटिस्ट ने 1972 में बनाया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज डन बाय कोहेन एंड बोयर इन 1972। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन का, वो भी 1972 में आया था। क्या किया था? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का जो प्लाज्मिड डीएनए था, उस प्लाज्मिड डीएनए का यूज किया था। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का यूज किया था इन्होंने, किसने? कोहेन एंड बोयर ने। इसके डीएनए से इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसको अब हम यहाँ डिजायर्ड डीएनए कह रहे हैं, है ना। हमने तो इंसुलिन जीन माना था। तो यहां पर जो कोहेन एंड बोयर है, उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इसको शॉर्ट में एआरजी कह रहे हैं, इसको प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, जिसके अंदर डीएनए ट्रांसफर करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उस होस्ट को रिकॉम्बिनेंट कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट। और इसके अंदर नहीं करेंगे उसे नॉन रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। तो ये भी बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो यहां पर 2 सवाल बन जाते हैं कि पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जो प्लाज्मिड यूज किया गया था वो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोहेन एंड बोयर ने जो ट्रांसफर किया था वो ई कोलाई में ट्रांसफर किया था। जब भी किसी होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर करेंगे तो उस होस्ट को रिकॉम्बिनेंट होस्ट के नाम से जानेंगे, ठीक, रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। अब आते हैं वेक्टर। भैया वेक्टर हो कौन कौन सकता है? क्योंकि वेक्टर के साथ ही डिजायर्ड डीएनए को जोड़ना है। तो वेक्टर कौन हो सकता है? वेक्टर प्लाज्मिड हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, कॉजमिड हो सकता है। इसके अलावा बीएसी और वाईएसी भी तो हो सकते हैं। बीएसी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको बताए गए। ये 5 वेक्टर हैं। कॉजमिड आपके एनसीईआरटी में नहीं, बाकी चारों आपके एनसीईआरटी में, लेकिन ये नीट में आया था। तो कॉजमिड का यूज लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट के लिए कॉजमिड का यूज करते हैं, ये आप ध्यान रखोगे। बाकी यहां पर एनसीईआरटी ने 2 का जिक्र किया, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज का। बीएसी और वाईएसी का जो जिक्र है वो एनसीईआरटी ने कहां पर किया है?
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में प्लाज्मिड का जिक्र नहीं। तो हम प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं। देखो प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड का नंबर बैक्टीरिया में 1 या 2 होता है, कभी कभी 15 से 100 होता है और कभी कभी उससे ज्यादा हो सकता है, ये भी एनसीईआरटी लिखा है। बैक्टीरियोफेज वायरस है, वायरस का साइज छोटा होता है, आप जानते हैं, तो इनका कॉपी नंबर एक सेल के अंदर बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई कॉपी नंबर। ठीक है, अब सवाल है कि एक वेक्टर के अंदर कौन कौन से लक्षण होने चाहिए क्लोनिंग करने के लिए, उसके साथ डिजायर्ड डीएनए को जोड़ने के लिए। तो फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग इन अ वेक्टर, एक वेक्टर के पास कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। जैसे कहते नहीं कि एक स्टूडेंट के कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, तो बचपन में कभी सुना होगा काक चेष्टा, वकोध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव च, अल्पाहारी, ग्रह त्यागी, विद्यार्थी, पंचलक्षणम, है ना। तो काक चेष्टा, वकोध्यानम मतलब कौवे जैसी चतुराई, वकोध्यानम बगुले जैसा ध्यान, श्वान निद्रा कुत्ते जैसी नींद, अल्पाहारी कम खाने वाले, नहीं कि शाम को चावल ठूस लिए फिर सो गए। मास्टर यहाँ रात रात जग जग के वीडियो बना रहा है और देख देख के गरिया रहे हैं कि रात रात में वीडियो दे रहे हैं। यहाँ रात रात भर जग जग के वीडियो बनाई जा रही कि कुछ फायदा हो जाए। उसके बाद भी कमेंट में गाली देंगे कुछ लोग कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझने के लिए दिमाग भी चाहिए होता है ना। तो और ग्रह त्यागी तो हो भाई, तुम लोग अपने घर से दूर रह के पढ़ने के लिए आते हो तो ग्रह त्यागी तो हुई। तो 3 लक्षण चाहिए वेक्टर को क्लोनिंग के लिए। पहला जो ओराई चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है और ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। मतलब एक वेक्टर की कितनी कॉपी बनेंगी ये कंट्रोल करता है ओराई। तो ओराई के 2 काम हैं, यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और ये कॉपी नंबर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर के द्वारा रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट की पहचान कर सकते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन देखो, नॉर्मल इकोलाई में एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कानामाइसिन, क्लोरमफेनिकोल, इनमें से किसी के लिए रेजिस्टेंस नहीं है। तो कानामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, कानामाइसिन रेजिस्टेंट जीन्स, क्लोरमफेनिकोल रेजिस्टेंट जीन, ये सेलेक्टेबल मार्कर हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, एम्पिसिलिन सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर है। जीन और सेलेक्टेबल मार्कर, नॉट एंटीबायोटिक, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 2 इकोलाई मैंने ली, ए और बी। इस इकोलाई के अंदर मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला और रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालने से इकोलाई हो गया रिकॉम्बिनेंट, और इसमें नहीं डाला तो हो गई नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला गया उसमें इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। फिर मैंने दोनों इकोलाई को डुबो दिया, कहां पर डुबो दिया, एम्पिसिलिन में। बताओ कौन जिंदा रहेगा, रिकॉम्बिनेंट जिंदा रहेगा, क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। रेजिस्टेंस मतलब प्रभाव ना पड़ना, जैसे मैं कैसा भी पढ़ा दूं कुछ लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस हो चुके हैं पढ़ाई से। और कोई चीज बताओ, कहानी सुनाओ, गाना सुनाओ, नाच के दिखाओ, तब उनको मजा आएगा। और इधर उधर की बातें बताओ, पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी बताओ, बहुत मजा आता है। अरे वाह मजा आ गया, क्या चुटकुला सुनाया सर ने, क्या नाच के दिखाया, क्या गाना गाया सर ने, है ना, तब उनको मजा आता है। तो पढ़ाई के लिए वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं, बाकी के लिए सेंसिटिव है। तो ये जो बी वाला बैक्टीरिया नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये सेंसिटिव है, और ये वाला रेजिस्टेंस। तो ये जिंदा रहा और ये मर गया बैक्टीरिया। तो ये क्यों जिंदा रहा, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। तो हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की वजह से दोनों बैक्टीरिया को पहचान लिया, कौन रिकॉम्बिनेंट कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। जो मर गया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट, जो जिंदा रहा वो रिकॉम्बिनेंट। हेंस इन दिस केस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज सेलेक्टेबल मार्कर। कुछ जान पाए। तीसरा लक्षण चाहिए क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट, जो भी आप कह लो। अभी रिकॉग्निशन साइट आपको बताइए। तो रिकॉग्निशन साइट समझने के लिए हमने एक वेक्टर लिया है, प्लाज्मिड लिया है, जिसका नाम है PBR322। PBR322। अब ये PBR322 क्या है, ये भैया प्लाज्मिड है। इसमें P का मतलब प्लाज्मिड है, BR बॉलिवर रॉड्रिगेज साइंटिस्ट के नाम है,
और इन साइंटिस्ट ने जिस लैब में बनाया था उसमें 322वें नंबर पे वेक्टर बनाया गया था, उसका नंबर ही लिखा है। लेकिन आपको इतना कुछ नहीं जानना है, आपको पीबीआर 322 में केवल एक बात ध्यान रखनी कि भैया ये प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड है मतलब ये वेक्टर है, इतना ध्यान रखना। EcoR1 क्या है? RE है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। GATTC क्या है? रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। पीबीआर 322 क्या है? प्लाज्मिड है। अब पीबीआर 322 की बात करें तो यहां पर दो सेलेक्टेबल मार्कर हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इसके अलावा आपको ओराई दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्लाज्मिड है तो ओराई होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। साथ ही रोप दिखाई दे रहा है, ROP, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए जिस प्रोटीन की जरूरत होती है वो यही जीन यहां पर बनाता है। अब इसके बाद ये जो पर्पल कलर से लिखी हुई है ये सब रिकॉग्निशन साइट लिखी हुई है, और गिनो तो 8 मिलेंगी। PVU2, PST1, PVU1, EcoR1, CLA1, HinD3, BAMH1 एंड SAL1। कोई पहले पुराना जाना पे चल रहा? हाँ, EcoR1 एक ये पुराना है, बाकी 7 नए हैं। तो पहले 2 मैंने पढ़ाए थे, HinD2, EcoR1, 2 पहले पढ़ाए थे, 7 यहां और मिल गए, 9 कहा था, 9 के 9 मिल गए आपको। अब अगर इतना सब नहीं याद कर पा रहे हो बेटा तो 2 बातें ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो? कि जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है इस पे 2 साइट हैं, 2 साइट हैं। PST1 की रिकॉग्निशन साइट है यहां पर, और PVU1 एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट मतलब यहां पर PVU1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा, लेकिन सीक्वेंस का हम नहीं जानते हैं। अच्छा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर भी 2 रिकॉग्निशन साइट है, BAMH1 एंजाइम की और SAL1। ये BAMH1, SAL1, CLA1, PST1, PVU1 ये सब क्या है बेटा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, 9 आपके सिलेबस में, 9 के 9 मैंने बता दिए हैं। ध्यान रखना है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पर 2, PST1, PVU1, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे BAMH1 और SAL1। अब क्या किया गया देखो जरा। अच्छा, पहले तो ये समझो कि ये जो पीबीआर 322 प्लाज्मिड है बेटा, ये वेक्टर, और वेक्टर में 3 लक्षण होने चाहिए। क्या तीनों लक्षण दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? पहला लक्षण क्या चाहिए? ओराई, ओराई दिखाई दे रहा है। दूसरा लक्षण सेलेक्टेबल मार्कर, वो भी दिखाई दे रहा है, 2 सेलेक्टेबल मार्कर इसके पास है। और तीसरा रिस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट, और तो 8 इसके पास है। तो तीनों लक्षण हो गए। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, से पीबीआर 322 शॉर्ट में यहां पर मैंने वही जो बताया था कि 4 साइट ध्यान रखनी। एनसीईआरटी ने क्या कहा कि जो BAMH1 साइट है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर, अगर BAMH1 साइट पे काट दिया जाए, देखो BAMH1 साइट पे काटा और यहां पर डिजायर्ड डीएनए लाके जोड़ दिया। ध्यान से समझिएगा, अगर हम BAMH1 साइट पे यहां पे काटेंगे तो ये साइट किस जीन पे है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पर। जिस जीन पे वो साइट है, अगर हम उस साइट पे कट करेंगे तो जीन की प्रॉपर्टी खत्म, क्योंकि हमने एक्चुअली जीन को काट दिया है, काटते उसकी प्रॉपर्टी खत्म। यानी अगर SAL1 पे काटेंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। PST1 पे काटेंगे तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी खत्म होगी। PVU1 पे काटेंगे तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी खत्म होगी। तो जैसे ही हमने BAMH1 पे काट के डिजायर्ड डीएनए को यहां पर लगाया, rDNA बन गया, और इस rDNA को हमने डाल दिया बैक्टीरिया के अंदर, है ना। ये देखो बैक्टीरिया के अंदर हमने rDNA डाल दिया, ये वाला, ये rDNA डाल दिया, तो बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। और अगर इस बैक्टीरिया के अंदर देखो, इसके अंदर हमने सीधे पीबीआर 322 डाल दिया है, जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसलिए बैक्टीरिया को नॉन रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। समझे? अब इन दोनों बैक्टीरिया को अगर एम्पिसिलिन में डाल दें तो कौन जिंदा रहेगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेंट? एम्पिसिलिन में डालेंगे तो दोनों जिंदा रहेंगे, क्योंकि दोनों के पास जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो तो सुरक्षित ही है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो दोनों के पास सुरक्षित है, यानी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन से आप पहचान नहीं कर पाए कि कौन रिकॉम्बिनेंट कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसलिए BAMH1 या SAL1 पे काटने पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इनको टेट्रासाइक्लिन में डाल दो तो ये तो हमने सीधे पीबीआर 322 डाला था, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन सुरक्षित है, तो टेट्रासाइक्लिन में ये वाला जिंदा रहेगा नॉन रिकॉम्बिनेंट। लेकिन यहां तो हमने BAMH1 या SAL1 पे काटा है, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब इसके पास टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस नहीं बचा, तो रिकॉम्बिनेंट टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में मर जाएगा। ये वाला मर गया रिकॉम्बिनेंट और ये जिंदा रहा। हेंस इन दिस केस
टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इज सेलेक्टेबल मार्कर। समझे? एग्जाम में अगर पीएसटी 1 पे काट दे तो आप कहोगे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा। पीवीयू 1 पे काट दे तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर होगा। BAMH1 या SAL1 पे काट दे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर होगा। बहुत बेहतरीन ये कॉन्सेप्ट है। अब एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर आपको ध्यान रखना है, जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। आपको सिंपली ये ध्यान रखना है बेटा कि अगर ब्लू कलर की कॉलोनी है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, बस याद कर लो। अब ज्यादा कहानियां समझा नहीं सकते, उतना टाइम ना आपके पास ना मेरे पास इस समय। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है वो एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर है। अगर ब्लू कलर की कॉलोनी बन रही तो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगी, और अगर कलरलेस कॉलोनी बन रही तो रिकॉम्बिनेंट। बस इतनी, कोई एक बात याद कर लो, ब्लू कलर की है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, कलरलेस है तो रिकॉम्बिनेंट। बस इतना ध्यान रखो अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर में। 4 टॉपिक आपके हो गए। 5वां स्टेप है ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। होस्ट में ट्रांसफर करने के 4 तरीके हैं। पहला है हीट सॉक मेथड। बैक्टीरिया के लिए मेथड यूज करते हैं। हीट सॉक मेथड में 4 स्टेप यूज करते हैं। पहला स्टेप होता है कैल्शियम ट्रीटमेंट, दूसरा होता है आइस प्लेसिंग, तीसरा होता है हीट सॉक और चौथा होता है आइस प्लेसिंग। तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है, और सेल मेम्ब्रेन तो आप जानते हैं लाइपोफिलिक होती है। तो डीएनए सेल मेम्ब्रेन को सीधे क्रॉस नहीं कर सकता है। अच्छा, बैक्टीरिया में सेल वॉल भी है। हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहां पहुंचाना चाहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। 2 बाउंड्री है, कैसे क्रॉस करेगा देखो। सबसे पहले बैक्टीरिया को कैल्शियम से ट्रीट करेंगे। कोई कैल्शियम हो या कोई डाइवेलेंट कैटायन हो। डाइवेलेंट कैटायन मतलब 2+ चार्ज हो, जैसे Mg2+ भी ले सकते हैं, Fe2+ भी ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने कैल्शियम लिखा तो वही पूछेगा। कैल्शियम से ट्रीटमेंट करने से जो सेल वॉल के पोरे इतने बड़े हो गए कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच आ गया, लेकिन आना तो यहां पे है। तो अब क्या करेंगे, अब आइस पे प्लेस करेंगे, 0 डिग्री पे बैक्टीरिया को रखेंगे, और फिर अचानक से इसको 42 डिग्री पे रखेंगे, इसे कहेंगे हीट शॉक दे दिया, और फिर जैसे कुछ समझता उससे पहले 0 डिग्री फिर रख दिया आइस पे। और इतना करने से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए साइटोप्लाज्म में आ गया। मुबारक हो, मुबारक हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया। यही तो कर रहे थे, ट्रांसफरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर एंटर कर चुका है। पहला मेथड हो गया। दूसरा बायोलिस्टिक्स और जीन गन मेथड। ये प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं, लिपस्टिक नहीं, बायोलिस्टिक्स। बाद में कहा सर स्पेलिंग गलत है। तो बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। अच्छा, गन है तो फिर गोली भी होंगे, और गोली जो है वो गोल्ड या टंगस्टन की बनी है, जिन्हें माइक्रो पार्टिकल बोलते हैं। गोल्ड या टंगस्टन की बनी हुई बुलेट या माइक्रो पार्टिकल है। अच्छा, अभी जो बुलेट होती है, बुलेट के ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लपेट देते हैं और फिर बंदूक में डाल के ढिचकिया, तो जैसे उसको फायर करते हैं, दागते हैं, वैसे ही वो बुलेट के साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लांट सेल के अंदर चला जाता है। दिस इज कॉल्ड जीन गन मेथड और बायोलिस्टिक्स। 2 हो गए तरीके। तीसरा तरीका एनिमल सेल के लिए माइक्रो इंजेक्शन का मेथड। नाम ही इंजेक्शन, माइक्रो मतलब छोटा, क्योंकि सेल छोटी सी है तो इंजेक्शन भी छोटा सा। इंजेक्शन में बस दवाई की जगह पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए भरना है, और जैसे बॉडी में सुई इंजेक्ट करते हैं दवाई, वैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए एनिमल सेल के सीधे न्यूक्लियस में पहुंचा देंगे। तो पहला तरीका हीट शॉक मेथड बैक्टीरिया के लिए, दूसरा तरीका बायोलिस्टिक या जीन गन प्लांट सेल के लिए, तीसरा तरीका माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए, चौथा तरीका है डिसार्म पैथोजन मेथड, दोनों के लिए, प्लांट और एनिमल। तो इसलिए 2 तरीके इसके अंदर बना दिए प्लांट के लिए। प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के अंदर ये बैक्टीरिया है जो कि पैथोजन है डाइकॉट प्लांट का। डिसार्म मतलब पैथोजन को निहत्था कर देना, उसका हत्था ले लेना है, मतलब उसको बीमारी ना कॉज कर पाए। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस पैथोजन है, ये डिजीज कॉज करता है, क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। इस बैक्टीरिया के पास डिजीज कॉज करने के लिए एक प्लाज्मिड होता है, इसे टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और इस टीआई प्लाज्मिड के पास एक टी डीएनए होता है, और ये जो टी डीएनए है, टी मतलब ट्यूमर, यही डीएनए एक्चुअली ट्यूमर का फॉर्मेशन डाइकॉट प्लांट में करता है। साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो टी डीएनए को काट के यहां पर डिजायर्ड डीएनए लगा दिया। जैसे ही BAMH1 पे काटा था, टेट्रासाइक्लिन एस्ट्रिंजिन की प्रॉपर्टी खत्म हो गई। जैसे टी डीएनए को काटा, टी डीएनए की प्रॉपर्टी खत्म। टी डीएनए ही तो बीमारी कॉज कर रहा था, तो टी डीएनए की प्रॉपर्टी खत्म हो गई। और अब ये जो डिजायर्ड डीएनए हमने जोड़ा,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हुआ, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ये प्लाज्मिड ले जाएगा, लेकिन अब होस्ट के अंदर डिजीज नहीं होगी, क्योंकि हमने डिजीज करने की पावर छीन ली, हत्था छीन लिया, निहत्था कर दिया इसको। तो ये जो टीआई प्लाज्मिड, नॉर्मल टीआई प्लाज्मिड होता है, इसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, इन्फेक्शन कॉज करने की और डिजीज कॉज करने की। हमने डिजीज कॉज करने की क्षमता छीन ली, लेकिन इन्फेक्शन कॉज करने की प्रॉपर्टी, अब जब इन्फेक्शन करेगा होस्ट में, तो इन्फेक्शन करने का मतलब अपना डीएनए उसके अंदर पहुंचा देगा, लेकिन अब डिजीज नहीं होगी। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस का टीआई प्लाज्मिड प्लांट के केस में यूज करते हैं डिसार्म पैथोजन, डिसार्मिंग करने के बाद, और एनिमल में सेम तरीका रेट्रोवायरसेस के लिए। रेट्रोवायरस कैंसर कॉज करते हैं, लेकिन इनको डिसार्म करके हम वेक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं। बोलो ज्ञान बाबा की जय। तो 7 स्टेप थे आरडीटी में, 5 स्टेप हमने पढ़ ली। अब होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर वो इंसुलिन जीन है, डिजायर्ड डीएनए। अब हम कल्चर करेंगे होस्ट को। कल्चर इसलिए करें, कल्चर करने से नंबर बढ़ेगा, और जितना ज्यादा नंबर होस्ट का होगा, प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा मिलेगा इंसुलिन हमें। तो कल्चर पहले स्मॉल स्केल पे, लेबोरेटरी स्केल पे कल्चर करते हैं, टेस्ट ट्यूब में छोटा सा थोड़ा सा कल्चर करके देख लेते हैं कि जो इंसुलिन बना रहे हो काम का है कि नहीं है। पता चला पहली फैक्ट्री खोल दिए और पूरा ट्रक ट्रक भर के दवाई बना के रख दिए, और बाद में इंजेक्शन लगे तो बोले ये काम है नहीं कर रही। तो पहले थोड़ी सी दवाई बनाएंगे, चेक कर लेंगे काम कर रही, तब लार्ज स्केल पे कल्चर करेंगे, समझे। तो लार्ज स्केल पे कल्चर करने के लिए बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। ये बायोरिएक्टर एक्चुअली बड़े बड़े बर्तन होते हैं, लार्ज वेसल, जिनका वॉल्यूम 100 से 1000 लीटर, 100 से 1000 लीटर होता है। और जो बायोरिएक्टर होते हैं, बायोरिएक्टर सबसे जो कॉमन यूज करते हैं वो स्टीरिंग टाइप के होते हैं। स्टीरिंग का मतलब कि भैया वो जैसे गिलास है ना, गिलास में दूध लिया, एक चम्मच चीनी डाली और ये चम्मच से उसको हिला दी। स्टीरिंग मतलब हिलाना, स्टीरर, ये चम्मच स्टीरर का काम करता है। तो ये जो बायोरिएक्टर, उसको उसके अंदर जो होस्ट है, होस्ट को ग्रो करने के लिए मीडियम चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको मिक्स करने के लिए यहाँ पर एजिटेटर सिस्टम या स्टीरर का यूज करते हैं। ये देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम यहाँ पर बनाते हैं। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम एक तरफ से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट इन सबको मिलाते जाते हैं, और दूसरी तरफ जो यूज्ड मटेरियल उसको बाहर निकालते जाते हैं। इसे कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम कहते हैं। अब जो स्टीरिंग टाइप के रिएक्टर सबसे कॉमन, और स्टीरिंग टाइप के रिएक्टर दो तरह के, सिंपल एंड स्पार्ज। सिंपल ये आपको दिखाया गया, ऑक्सीजन को सीधे भेज देते हैं। स्पार्ज में बस ये ध्यान रखना है, स्पार्ज टाइप के बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन को बबल के फॉर्म में डिलीवर करते हैं, और बबल सरफेस एरिया को काफी ज्यादा इंक्रीज करते हैं। यहां आप देख सकते हो कि एक मोटर लगी हुई है, मोटर से ये एक यहाँ पर रॉड निकली है, और इस रॉड से ये ब्लेड निकले हुए हैं, और जब मोटर इस रॉड को घुमाएगी पंखे की तरह, तो इसके ब्लेड चलेंगे और रिएक्टर में सारा कंटेंट मिक्स हो जाएगा। जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट यहाँ डाल रहे हैं, इनकी अवेलेबिलिटी पूरे रिएक्टर में हो जाएगी। यहाँ सैंपलिंग पोर्ट भी होते हैं, जहां पर समय समय पर कुछ प्रोडक्ट को निकालते भी रहेंगे सैंपलिंग पोर्ट के द्वारा। एक बायोरिएक्टर के अंदर बहुत सारे सिस्टम लगाए जाते हैं, जैसे फोम कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, एजिटेटर सिस्टम, वही मिक्स करने वाला, स्टीरर वाला, सैंपलिंग पोर्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर यूज की जाती हैं। ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो प्रोटीन बनती है उसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं, और जिसके अंदर बनाते हैं उसे हेटेरोलोगस होस्ट के नाम से जानते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उसे अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं, और अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। नंबर 7, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में एनसीईआरटी ने पहले दो बातें लिखी, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन को मिला के प्रोडक्ट को सेपरेट करेंगे, और जब सेपरेट करेंगे तो इसमें इंप्योरिटीज होंगी, इंप्योरिटीज को हटाएंगे, इसे प्यूरिफिकेशन कहेंगे। तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। लेकिन और भी काम करेंगे यहाँ पर, जैसे प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे, ताकि जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया उसकी मार्केटिंग करेंगे, तो मार्केट में कुछ दिन कुछ महीने लग सकते हैं, इसलिए प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे ताकि वो प्रोडक्ट खराब ना हो। जैसे दवाई आप खरीदते हैं ना, तो उसमें दो चीजें लिखी रहती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट में आप देखो 5-6 महीने का या कुछ साल का अंतर होता है, तो प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। सबसे कॉमन प्रिजर्वेटिव नमक, सिरका, सरसों का तेल, जो अपने घर में हम यूज करते हैं। अगर दवाई है तो क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, परीक्षण करेंगे, चिकित्सीय परीक्षण, मतलब दूसरे जानवरों पर, ट्रांसजेनिक माइस पे या मंकीज पे पहले टेस्ट कर लेंगे, फिर तुम्हारे जैसे जानवरों पे लगाया जाएगा वैक्सीन। तो अगर ड्रग है तो क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, और उसके बाद में फिर मार्केटिंग शुरू करेंगे। और एली लिली कंपनी ने इसी तरीके से
इंसुलिन को बना के मार्केटिंग कर रहा है, और एली लिली आप सर्च करिएगा, आपको नेट में मिल जाएगा। बहुत बड़ी कंपनी है जो पूरी दुनिया भर में इंसुलिन हार्मोन को बेच रही है ना, और लाखों लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। तो ये आपकी पूरी कहानी हो गई बेटा, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। 1 घंटे का करीब टाइम हमने लिया है यहाँ पर, है ना, क्योंकि मुझे पता है इसको मैं 40 मिनट में भी पढ़ा सकता था, लेकिन थोड़ा सा आराम से हम लोग चलें ताकि बहुत सारी बातें आप समझ पाए। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो, है ना। लाइक शेयर भले ना करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कैसा लग रहा आपको और क्या चाहते हैं आप, है ना। तो अगली वीडियो में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में एली लिली कंपनी ने कैसे इंसुलिन को बनाया था, पूरी कहानी मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों।